बच्चों फिर गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे बच्चों देखिए हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे आपका क्या पिछले क्लास में पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिसिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब बच्चों आज इसके हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे इसका आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हाँ, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अब तक पढ़ चुकी थी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने हम जान चुके थे। अब उसके आगे बढ़ना है हमें और देखना है कि उसके आगे और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा क्लास है क्या आपका? अच्छा क्लास है और क्लास 11 और क्या आपका जो चैप्टर क्या पढ़ रहा है? आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो देखिए बच्चों, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये जानेंगे कि किसी एलिमेंट का क्या ग्रुप है, क्या पीरियड है, या फिर क्या वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज करिए कि ये है, ठीक बच्चों। तो मैंने बोला था कि जो n की वैल्यू, जो सबसे लार्जेस्ट n की वैल्यू होती है, वही उसका क्या होता है, वही उसका क्या होता है, वही उसका पीरियड होता है। तो मतलब उसका पीरियड n इक्वल टू 3 लार्जेस्ट है, तो मतलब उसका क्या है, ये थर्ड पीरियड से पूरा हो सकता है। ठीक, फिर मैंने ये बोला था बच्चों कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वही उसका ब्लॉक होता है। तो जिस ऑर्बिटल वाला किस ऑर्बिटल वाला लास्ट s, क्या है मतलब ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। और मैंने बच्चों आपको ये बताया था आपको ग्रुप। तो मैंने बताया था बच्चों ग्रुप का मैंने क्या बताया था, मैंने ग्रुप का एक फॉर्मूला बताया था। मैंने बोला था कि ग्रुप का फॉर्मूला होता है कि अगर एस ब्लॉक है तो एस में चूंकि दो ही ग्रुप होता है तो ग्रुप 1 है ग्रुप 2, अगर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, और अगर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2। मैंने पी ब्लॉक बनाया था कि जितना लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन उसमें 12 जोड़ देंगे तो आपको पी ब्लॉक का मिल जाएगा, और लास्ट में जितना है उसमें अगर आप 2 जोड़ देंगे तो आपको डी ब्लॉक का मिल जाएगा, मतलब 2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट स्ट्रक्चर। अगर आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे लास्ट कितने हैं, एक, मतलब ये क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप है। ये सारी चीजें हम लोग पिछले टॉपिक पे क्या किए थे, इसको बच्चों हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन हमारा ये जो ट्रिक है वो हमेशा काम नहीं करता। ठीक है, हमेशा काम नहीं करेगा। आइए एक एक्सेप्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सेप्शन की। जैसे कि बच्चों ये असल में काम, अगर आपको एक्सेप्शन पता है तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत उनके लिए ये बात नहीं पता है। तो जैसे अगर आपने आप बाउल रूल अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको आप बाउल रूल में ये चीज़ बताई थी बहुत अच्छे से कि एक्सेप्शन क्या होता है। आप बाउल रूल मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सेप्शन क्या किया था, मैंने समझाया था। तो आगे एक्सेप्शन का लेते हैं क्या, 24। ये क्रोमियम का है और आपको पता है बच्चों कि क्रोमियम क्या करता है, एक्सेप्शन दिखाता है। जैसे बच्चों क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम का होता है 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 कितना हो गया, यही आपका होना चाहिए। हाँ, यही आपका होना चाहिए। किसके हिसाब से 24 का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे तो आप कुछ ऐसा ही, आपको ऐसा ही कुछ लिखा हुआ मिलेगा। कैसा 1s2 2s2 2p6। इसमें आप, मुझे लगता है कि आप अग्री करते होंगे। ठीक है, इसमें आप अग्री करते होंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों मैं पूछूं कि इसका बताइए इसका पीरियड कौन सा है। तो n सबसे बड़ा किसका है, 4 का है, तो यानी कि 4 पीरियड का है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैंने बोला कि बताइए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, इसका रूल क्या होता है, n+l। इसका n प्लस कितना होगा, 4 + g2 4। अगर जिन बच्चों ने पहला वीडियो देखा है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पिछला वीडियो देख कर आइए। और इसमें डी का वैल्यू l कितनी होती है 2, तो 3 + 2 5, यानी कि इसकी वैल्यू बड़ा है, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसी में जाएगा। तो मतलब किसका एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक। अब बच्चों अगला क्या है, बच्चों अगला बात आती है ग्रुप की। ठीक है, तो ग्रुप की मैंने बताया था कि अगर अंतिम में डी है तो उसमें 2 जोड़ दीजिए, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं। ठीक है, क्या मतलब है, उसका मतलब ये होगा कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें क्या कर देंगे आप, जो 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि हम उसमें 2 जोड़ दिए और 2 जोड़ के
हाँ ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों चलिए इसको एक चीज़ और समझा दी। हाँ बच्चों देखिए क्रोमियम का जो होता है बच्चों, क्रोमियम का असल देखिए बच्चों ऐसे आप लिखते हैं, ठीक है, ऐसे आप लिखते हैं तो डी ब्लॉक हो गया। और बच्चों ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप हो जाएगा बच्चों इसमें ये 4 है और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया 6। यही इसकी आंसर है, ठीक है बच्चों। यानी ये किसका है, ये आपका 4th पीरियड का है, डी ब्लॉक का है और किसका है बच्चों 6 ग्रुप का है। लेकिन बच्चों अगर आपने अबाउट प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि असल में ये इसका कंस्ट्रक्शन ये नहीं होता है, ये होता है। ये होता है, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है वो जानते होंगे कि 24 जो होता है एटॉमिक नंबर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो ये होता है, जो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है। तो बच्चों देखिए अगर इसके अनुसार लग जाए तो ये क्या आएगा 4th पीरियड, फिर क्या आएगा डी ब्लॉक। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रुप क्या आ रहा है बच्चों 7, जो भी गलत है। ध्यान रखिएगा बच्चों जब कभी भी आपको ग्रुप या पीरियड निकालना हो तो हम वहाँ पर एक्सेप्शन वाले कंफ्यूजन को लेकर नहीं चलेंगे। किसको लेके चलेंगे, जो उसका नॉर्मल होता है। क्या बोला मैंने बच्चों, देखिए अगर एक्सेप्शन वाले लेके चले तो यहाँ पे कितना ग्रुप आ रहा था 7 ग्रुप आ रहा था, ठीक है, जो कि गलत है, होना क्या चाहिए 6 ग्रुप। तो याद रखिए बच्चों कि जो भी एक्सेप्शन वाले एलिमेंट्स हैं उसमें हमेशा हम वो कंफ्यूजन लेकर चलेंगे जो कन्फिग्रेशन क्या होता है, क्या बोला बच्चों, जो भी एक्सेप्शन वाले केस है बच्चों हम उसमें वो कन्फिग्रेशन लेकर चलेंगे जो कन्फिग्रेशन उसका नॉर्मली होता है। एक्सेप्शन वाला कन्फिग्रेशन लेकर नहीं चलेंगे। मतलब ये आपका एक्सेप्शन वाला कन्फिग्रेशन था और ये क्या था नॉर्मल वाला कन्फिग्रेशन। तो बच्चों याद रखेंगे कि वो एलिमेंट जो एक्सेप्शन में आते हैं अगर उनका ग्रुप या पीरियड या ब्लॉक निकालना हो तो बच्चों हम एक्सेप्शन वाला कन्फिग्रेशन ना लिख के हम कौन सा कन्फिग्रेशन लिखेंगे, हम वो कन्फिग्रेशन लिखेंगे जो कि नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल कन्फिग्रेशन था, ये एक्सेप्शन वाला कन्फिग्रेशन था। तो हम उसका एक्सेप्शन वाला कन्फिग्रेशन लिख के कौन सा लिखेंगे, नॉर्मल वाला कन्फिग्रेशन लिखेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या बच्चों बताया मैंने बच्चों, मैंने ये बताया बच्चों कि ऐसा कोई भी मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बच्चों कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जो एक्सेप्शन के अंदर आता हो, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक्सेप्शन होता हो, उसका अगर हमें ग्रुप और पीरियड निकालना हो तो हम उसका एक्सेप्शन वाला कन्फिग्रेशन से नहीं उसके नॉर्मल वाले कन्फिग्रेशन से उसका ग्रुप और पीरियड निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 24 क्रोमियम, और यही काम आप करेंगे कॉपर के साथ में भी, ठीक है। चलिए तो ये बच्चों एक्सेप्शन तो ये इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लीजिए, ये एक्सेप्शन है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। अब आगे कहाँ देखा जाए बच्चों, तो हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, जिसकी अब हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। जो सबसे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम बच्चों पढ़ेंगे वो होता है एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग पहला कंसेप्ट नहीं किया एटॉमिक रेडियस। अब बच्चों आपको पता है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बहुत डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी होता है, इलेक्ट्रॉन वेव भी होता है, इलेक्ट्रॉन दोनों होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं। तो बच्चों हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन असल में कोई पार्टिकल तो है नहीं कि हम कहीं देखें और उसको डिटेक्ट कर लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों जैसे कि हम जब भी हमारे मन में एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट आता है हम यही समझते हैं कि क्या है कि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। यही हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं एटॉमिक रेडियस में पूछो क्या होता है, बोलेंगे कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। लेकिन बच्चों असल में इलेक्ट्रॉन तो कोई पार्टिकल तो की तरह बिहेव तो करता नहीं, वो बिहेव करता है वेव की तरह। इस बात में हम बहुत चर्चा किए हैं, प्लैंक का नियम पर चर्चा किए हैं, सॉल्वेंजर के नियम पर चर्चा किए हैं, थॉमसन का रदरफोर्ड सबका नियम पर चर्चा किए हैं, हाइडेनबर्ग पढ़े हैं, ट्री ब्रॉगली पढ़े हैं। तो सबकी कॉन्सेप्ट से ही आता है कि इलेक्ट्रॉन के पास होती दोनों प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो अपना वेव नेचर लेकर चलता है। तो अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसको आप कहीं डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है तो आप तुरंत दूरी नाप ली और कह दीजिए यही क्या है आपका दूरी है। तो बच्चों हम एटॉमिक रेडियस को कई पार्ट्स में तोड़ के निकालेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली एटॉमिक रेडियस को 4 पार्ट्स में तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लिख लीजिए एज इलेक्ट्रॉन इज अ वेव सो वी कांट डिटरमाइन its
actual position, so we calculate atomic radius as। देखिए बच्चों, चूंकि अब इलेक्ट्रॉन वेव है, अब जब बच्चों इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे नहीं नाप पाएंगे। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन वेव है तो पार्टिकल तो है नहीं, तो उसको अपनी देख कर आप मेजर कर लेंगे। तो हुआ क्या बच्चों कि जब ऐसी बात है तो बात अब ये होगी बच्चों कि अब ये जो है, अब इसमें बात अब ये आएगी कि अब इसको नापने का एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वही तरीका हम नहीं अपना पाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था कि नाप लीजिए, नहीं, अब ऐसे नहीं नाप पाएंगे। तो हम एटॉमिक रेडियस के बच्चों नापते हैं दो तरीके में, या तो इसको नापते हैं बॉन्डेड स्टेट में, हम इसको नापते हैं या तो बॉन्डेड स्टेट में, या इसी बात कह सकते हैं इंटरैक्शन स्टेट में, इसमें बॉन्डेड स्टेट में या इंटरैक्शन स्टेट में। इस तरह इन स्टेट में क्या करते हैं बच्चों, हम आपका इसका जो है एटॉमिक रेडियस नापते हैं दो अवस्था में, बॉन्डेड स्टेट में या एक्टिव स्टेट में। अब बच्चों इसमें मतलब देखिए बच्चों को चार तरह का एटॉमिक रेडियस पढ़ने को मिलेगा। क्या, कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। आपको चार तरह के आपको जो है बच्चों आपका पढ़ने को मिलेगा। क्या, आपका चार तरह के आपको रेडियस पढ़ने को मिलेंगे, कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि आपको ये चार तरह के रेडियस आपको पढ़ने को मिलेंगे और यही चार तरह के रेडियस को हमें पढ़ना है और इसी के आधार पे हम किसी भी आइटम का रेडियस निकालेंगे। क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बच्चों, क्योंकि असल में इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है जिसका हम पोजीशन डिटेक्ट कर देंगे और न्यूक्लियस की दूरी नाप कर रेडियस निकाल देंगे। तो हमें रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ पर रेडियस को बॉन्डेड अवस्था में निकाल सकते हैं या तो इंटरेक्शन अवस्था में निकाल सकते हैं। ठीक है, और बॉन्डेड या इंटरेक्शन अवस्था में जब इस चीज़ों को बांटते हैं तो चार चीज़ों में एटॉमिक रेडियस बढ़कर आता है, कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। बच्चों को यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया है, बस ये समझिए बॉन्डेड, ये कोवैलेंट रेडियस और वान डेर वाल रेडियस बॉन्डेड में आते हैं और आयनिक और मेटालिक इंटरेक्शन में आते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला कि बॉन्डेड में कोवैलेंट और वान डेर वाल आएंगे और इंटरेक्शन में आयनिक और मेटालिक आएंगे। इसको चाहिए तो अलग से नोट करिए, कोई जरूरी चीज़ नहीं है, ये आपके मैं बेहतर जानकारी बताता हूँ, आपको इच्छा है तो नोट करिए या फिर ना हो तो छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, तो देखिए बच्चों क्या मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का वेव होता है, इसका पोजीशन आप एग्जैक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप अगर आपको एटॉमिक रेडियस नापना है किसी एलिमेंट का या किसी आइटम का तो आपको क्या तो उसके बॉन्डेड अवस्था में नापेंगे या तो इंटरेक्शन अवस्था में नापेंगे। तो बॉन्डेड अवस्था में दो तरह के रेडियस मिलते हैं, कोवैलेंट और वान डेर वाल, और इंटरेक्शन में दो तरह के मिलते हैं, आयनिक और रेडियस। अब इन्हीं चारों के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। पहला क्या है बच्चों, पहला हम पढ़ेंगे कोवैलेंट रेडियस। पहला क्या पढ़ना है हमें बच्चों, पहला पढ़ना है हमें कोवैलेंट रेडियस। पहला हमें क्या पढ़ना है बच्चों, पहला हमें पढ़ना है बच्चों कोवैलेंट रेडियस। ठीक बच्चों, तो पहला हम क्या पढ़ना है, पहला हमें पढ़ना है बच्चों कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, आइए देखते हैं कोवैलेंट रेडियस क्या होता है। तो देखिए सपोज करिए आपके पास दो एटम्स हैं, ठीक है, आपके पास दो एटम्स हैं, ठीक है, और सपोज करिए कि दोनों सेम काइंड के एटम्स भी ले सकते हैं और चाहिए तो आप डिफरेंट काइंड के एटम्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी को मेजर करेंगे, किसके, इन दोनों के बीच की दूरी को मेजर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों के न्यूक्लियस की दूरी को हम क्या किए, मेजर किए, और सपोज करिए इन दोनों के बीच जो दूरी आ रही है वो आ रही है डी, या इसको कंप्यूट करते हैं डी ए ए से। अगर सेम है तो डी ए ए हो जाएगा बच्चों, और अगर अलग अलग एटम्स हैं तो डी ए बी हो जाएगा। अगर ये ए है ये ए है तो डी ए ए
ये अगर ए है और ये बी है तो डी ए बी। आप अनुसार है हम दोनों तरफ की बात करेंगे। अब हमें अगर यहाँ रेडियस निकालना है बच्चों, हमें रेडियस निकालना है जो कि क्या है कोवेलेंट रेडियस है। हम नीचे मैं लिख रहा हूँ कोवेलेंट रेडियस है। क्या है कोवेलेंट रेडियस? ये क्या होगा डी ए ए बाई 2 अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स है। सेम काइंड ऑफ एटम्स। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है तो क्या होगा बच्चों डी ए बी बाई। ये कब की बात है जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। क्लियर है? जब सेम काइंड ऑफ एटम्स है बच्चों तो क्या होगा डी ए बी बाई 2 और अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है तो क्या होगा डी ए बी बाई 2। और जो आप यहाँ पे ए या ए बी देख रहे हैं, यहाँ पे ए या ए बी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोलते हैं बच्चों बॉन्ड लेंथ। यानी कि कोवेलेंट रेडियस निकालना है तो अगर आप बॉन्ड लेंथ का आधा कर दिए तो क्या मिल जाएगा कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों ये नोट कर लिया। अगर सेम अगर है तो ए ए और अगर डिफरेंट टाइप्स है ए बी। अभी इसमें रेस्ट्रिक्शन है, इसमें और आगे बढ़ना है हमें अभी। ये बात क्लियर है? चलिए बच्चों अब देखिए हम अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं डी ए बी तो हो सकता है कि आप सिंपली फॉर्मूला लगा पाए। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होगा। ठीक है तो लिख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of A and B are different. If electronegativity of A and B are क्या है different है। ठीक है बच्चों तो अगर electronegativity of A and B are different है तो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लगाएंगे वो क्या होगा उसको नोट कर लीजिए। एक चीज और है बच्चों हम अगर डी ए बी क्या बोला मैंने बच्चों डी ए बी क्या है बॉन्ड लेंथ है। अब जैसे मान लीजिए डी ए की बात करें तो डी ए का मतलब क्या है आर ए प्लस आर बी। आर ए प्लस आर बी मतलब रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ ए तो डी ए बना है। तो उसी तरह से अगर हम डी ए बी लिखें तो डी ए बी क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी मतलब रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। अब देखिए बच्चों इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट। ठीक है ए डिफरेंट है और ए जो है बच्चों वो बी से बड़ा है। मतलब एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों वो बी से क्या है बड़ी है। तो इसका क्या होगा बच्चों तो इस केस में जो डी ए बी हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आर ए प्लस आर बी माइनस 9 जीटा ए प्लस जीटा बी माइनस। देखिए बच्चों ये जीटा है और जीटा बी इसको नोट कर लीजिए। अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो ए बी का फॉर्मूला क्या होता है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 जीटा ए माइनस जीटा बी। ठीक है जीटा है जीटा बी मुझे पता ही होगा। मुझे लगता है कि जीटा ए क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और जीटा बी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जीटा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और जीटा बी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो यहाँ पे डी बी का जाएगा डी बी का उसको बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका रेडियस आ जाएगा। लिख लीजिए इसको। और अगर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है डी ए बाई 2 कर दीजिए बस कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डिफरेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ से डी ए बी करेंगे फिर यहाँ से जो डी ए बी है उसका बाई 2 करिएगा। और अगर यहाँ अगर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं। और अगर एटम सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं तो ये अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये और अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो ये क्या डी ए बी का निकलेगा आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 ब्रैकेट में जीटा ए माइनस जीटा बी। जीटा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और जीटा बी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इसको नोट कर लीजिए। ये आपका पोलर रेडियस का टोटल हुआ है। तो 3 तरह के पोलर रेडियस आपको देखने को मिले जब दोनों का एटम सेम हो तब, जब दोनों के एटम्स तो डिफरेंट हो लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तब, और जब दोनों एटम्स डिफरेंट हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो तब। चलिए क्लियर है। अब बच्चों हमें पढ़ना है क्या वाटर मॉलिक्यूल्स।
रेडियस अगर आपको पता होगा तो आपको पता है ये एक तरह का फोर्स होता है। फोर्स क्या है? फोर्स विदाउट एनी, ये क्या है बच्चों? ये है फोर्स जिसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। ये ऐसा, इसमें क्या है, इसमें दो एटम आपस में जुड़े तो होते हैं लेकिन उनके बीच में कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब वो एक फोर्स से आपस में जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे H2H2 के दो एटम्स, H2H2 के दो एटम्स आपके बीच में क्या होता है? एक तरह का वाटर वाल फोर्स होता है, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है कि आप देख के समझ गए होंगे कि अगर आपको निकालना है बच्चों, अगर मान लीजिए आपको निकालना है क्या होगा, अगर आपको वाटर वाल रेडियस निकालना है क्या करेंगे आप? H2H2। अगर आपको वाटर वाल रेडियस निकालना है तो आप क्या करेंगे? DH2H2 करेंगे, ठीक है। क्या करना है? अगर आपको वाटर वाल रेडियस निकालना है तो आप DH2 मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसकी बाई 2 कर दीजिए, वही क्या होगा आपका? वो कर है। कोई दिक्कत है? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास ए है, बी, सपोज करिए कोई एटम्स हैं और इसमें ए से जुड़े हुए हैं और आपको वाटर वाल रेडियस निकालना हो, तो अगर यहाँ का वाटर वाल रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे? DV/2। यहाँ का निकालना है तो क्या करेंगे? क्लियर है बच्चों? एक चीज बच्चों आप नोट कर लीजिएगा, क्लियर है? चलो एक चीज बच्चों आप करना चाहिए तो नोट कर लीजिए कि रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर वान डेर वाल रेडियस। क्या हुआ? रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर वान डेर वाल रेडियस। क्या हुआ? रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर वान डेर वाल रेडियस। देखिए बच्चों, जो नोबल गैसेस में जो रेडियस निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा? वान डेर वाल रेडियस होगा। मतलब जो नोबल गैसेस का जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है? वान डेर वाल रेडियस होता है। तो बच्चों यहाँ से एक चीज निकल जाएगी होता कि रेडियस ऑफ वान डेर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट। यानी कि बच्चों इसको नोट कीजिए, ये अक्सर आता है। कोवेलेंट का जो रेडियस, वान डेर वाल का जो रेडियस होगा वो कोवेलेंट से हमेशा अधिक होगा। क्या होगा? जो वान डेर वाल का जो रेडियस होगा वो कोवेलेंट से हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। जो वान डेर वाल रेडियस होगा वो कोवेलेंट से हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। अब देखिए समझने वाली बात है, कोवेलेंट में जो एटम्स होते हैं वो चिपके चिपके होते हैं, मतलब सटे सटे होते हैं। तो उनका, और वान डेर वाल में जो एटम्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो हमेशा जो होगा, हमेशा वान डेर वाल का जो रेडियस होगा वो कोवेलेंट रेडियस से हमेशा अधिक होगा। ये बात आपको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई एक बड़ी बात नहीं, सिंपल बात है कि देखिए कोवेलेंट के एटम्स हमने कैसे बनाए थे? ऐसे। और वान डेर वाल के एटम्स हमने कैसे बनाए हैं? ऐसे। स्वाभाविक सी बात है, इसकी दूरी इस दूरी से क्या है? अधिक। सिंपल सी बात है, ये कोवेलेंट रेडियस है, ये वान डेर वाल रेडियस है। स्वाभाविक बात है, इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी से अधिक होगी, मतलब वान डेर वाल रेडियस जो होगा वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से क्या होगा? बड़ा होगा। तो बात क्लियर है? बच्चों यहाँ पे मुझे लगता है क्लियर होगा आपको। चलिए अब हम निकालते हैं बच्चों मेटालिक रेडियस। आगे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मेटालिक रेडियस। अब देखिए बच्चों, जैसे कि आपको नाम से क्लियर होगा कि मेटालिक रेडियस मतलब हम क्या कर रहे हैं? मेटल्स की बात, हम क्या कर रहे हैं? मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब देखिए मेटालिक बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा? मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होगा, मेटालिक बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा? मेटालिक बॉन्ड metals and metals free metal। देखिए दो चीजें ऐसी हैं जो दो चीजें जो आपको बहुत पहले से पता होंगे और बहुत पहले से पढ़ते आप आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि मेटालिक जो मेटालिक रेडियस कहाँ निकालेंगे? मेटालिक रेडियस में निकालेंगे मेटालिक बॉन्ड में। तो मेटल्स में क्या? मेटालिक बॉन्ड। मेटल्स में कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं? मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और मेटल के पास क्या होता है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों होता क्या है, आपको पता है कि मेटल्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं।
तो मेटल्स के एटम्स आपको कुछ ऐसे ऐसे करके देखेंगे आपको। अब सपोज करिए बच्चों कि मेटल के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है मेटल के पास? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा बच्चों कि अब हर मेटल के पास क्या है, एक न्यूक्लियस है, और वो क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? क्या होगा बच्चों की, भाई देखिए मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड कहाँ बनेंगे, मेटल से बनेंगे, और मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और मेटल्स का जो ये होता है, जो आपका स्ट्रक्चर होता है वैसे कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये 4 तरह के एटम्स हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको ये एटम्स क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, और जब अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या बनेगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और यही आप निकालते हैं। तो बच्चों इसका बहुत सिंपल सा है, आर मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इसका होता है डी एन बाई। देखिए बहुत आसान की बात है, क्या होगा डी एन बाई 2। मुझे लगने लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको सोचने वाली बात है। मेटेरियल रेडियस क्या होता है बच्चों, डी एन बाई 2, मतलब 2 एटम्स के बीच की जो दूरी होगी उसका हाइट क्या करेंगे, बाई 2 कर देंगे। देखिए बच्चों अब यहाँ से एक नया विषय निकलता है, आर वांडरवाल ग्रेटर देन आर मेटालिक ग्रेटर देन आर कोलेंट। एक नया विषय है बच्चों, देखिए सबसे बड़ा वांडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा होता है मेटालिक रेडियस, और उससे छोटा होता है कोलेंट रेडियस। इसको नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा क्या होता है, वांडरवाल रेडियस, फिर उसके बाद आता है मेटालिक रेडियस, इसके बाद क्या आता है, कोलेंट रेडियस। नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा वांडरवाल रेडियस, फिर मेटालिक रेडियस, और फिर कोलेंट रेडियस। बच्चों अभी हम आयनिक रेडियाई की बात करना क्या है, अभी करेंगे। आयनिक रेडियाई कुछ तो बहुत खास चीज़ नहीं होती, क्योंकि आयनिक रेडियाई कुछ तो रेडियाई नहीं होती। ठीक है, वो रेडियाई बनती है। तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ेंगे मैं टॉपिक, अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो देखिए बच्चों आपको पता है कि आपके पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें होती हैं, एक ग्रुप होता है और एक क्या होता है, पीरियड होता है। तो ग्रुप जो होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, और जो ग्रुप जो होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, और जो पीरियड होता है वो टॉप टू बॉटम में आता है। आपको पता है, ठीक है। चलिए सॉरी, ग्रुप जो होता है वो डाउन टॉप टू बॉटम आता है, और जो पीरियड होता है वो लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, तो पता है जो आपके पास 7 पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स लेफ्ट टू राइट की तरफ में वैरी करते हैं, और ग्रुप टॉप टू बॉटम में वैरी करते हैं। तो 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। तो बच्चों जो ग्रुप होगा वो आपका टॉप टू बॉटम वैरी करेगा, और जो पीरियड होगा वो लेफ्ट टू राइट वैरी करेगा। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं बच्चों अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट टू राइट। अलोंग द पीरियड का मतलब होता है बच्चों, अलोंग द पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट होता है बच्चों। ठीक है, अब आइए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये होता है बच्चों आपका रेडियस। देख लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये आपको दिख रहा है। हम यहाँ पर देख रहा हूँ, हम केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को लिए हैं। हम जैसे बोले तो बच्चों डी ब्लॉक के बारे में आपको पढ़ाई अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डी ब्लॉक की पढ़ाई हम अलग से करेंगे। फिलहाल हम केवल एस और पी ब्लॉक की पढ़ाई हम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, इसका कितना था 5, इसका 6, 7, 8, 9 और 10। ये इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों। इसका क्या होगा 21, इसका क्या होगा 22, इसका क्या होगा 23, इसका 24, 25, 26, 27। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए। देखिए बच्चों, अगर हम लेफ्ट टू राइट अराउंड द पीरियड बढ़ते हैं तो हमें दिख रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट अराउंड द पीरियड बढ़ रहे हैं तो दिख रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहा है। दिख रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ये 3, 4 तो देखिए बच्चों, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, तभी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है।
तो यहाँ मतलब क्या लेफ्ट राइट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों देखिए इसमें भी 2 शेल है, 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 इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, इसमें 2 शेल। यानी कि बच्चों लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर यही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों यहाँ पर आप देखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन को मतलब अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन जो है वो एक आउटर मोस्ट से फोर्स लगा रहा है, मतलब यहाँ पे 3 प्रोटॉन एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। और यहाँ देखा जाए बच्चों यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप लेफ्ट टू राइट देखिए तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रही है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रही है मतलब देखिए नंबर ऑफ शेल तो बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है कि जो है वो आपका जो आकर्षण है वो बढ़ रहा है। देखिए बच्चों जैसे यहाँ पर उसी शेल में 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन पे जोर लगा रहे थे और यहाँ पे 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन पे जोर लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब 3 प्रोटॉन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पे जोर लगा रहे थे और यहाँ पे 8 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन पे जोर लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन पे जोर लगा रहे हैं, यहाँ पे 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन पे जोर लगा रहे हैं। तो अगर देखेंगे बच्चों जब लेफ्ट राइट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, यानी कि अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो साइज क्या होगी बच्चों घटेगी, ठीक है। लेफ्ट राइट जाने पे क्या होता है बच्चों, लेफ्ट राइट जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, और जब अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगी घटेगी। फिर मतलब जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है तो मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मतलब साइज क्या हो रही है, साइज घटेगी, साइज क्या होगी रेड्यूस होगी। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, यही आपका अलोंग द पीरियड का क्या है ट्रेंड है। तो मतलब अलोंग द ट्रेंड, अलोंग द पीरियड ट्रेंड क्या होता है बच्चों, अलोंग द पीरियड होता है एटॉमिक रेडियस डिफरेंसेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अभी एक्सेसिव की बात आपने करेंगे, पहले आप समझ लीजिए क्या होता है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए बच्चों डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप आइए ए ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि ये लेते हैं, इसका होता है 1, इसका होता है 3, इसका होता है 11, इसका होता है 19, इसका होता है आपका ऐसे बढ़ता है। तो लेकिन बच्चों अगर इसकी बात करें तो इसमें इसका क्या होगा 1, इसका 2 1, इसका 2 8 1, इसका 2 8 8 1, इसका 2 8 8 8। तो देखिए बच्चों ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अभी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहा है तो मतलब अट्रैक्शन घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है तो मतलब साइज अट्रैक्शन घट रहा है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है अट्रैक्शन घट रहा है, मतलब साइज क्या होती है, क्या मतलब हुआ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्शन घट रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो जा रहे हैं। जब अट्रैक्शन घट रहा है मतलब साइज क्या होगी बढ़ेगी, तो मतलब डाउन द ग्रुप जो होता है वो एटॉमिक रेडियस क्या होती है इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, अट्रैक्शन घट रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। नोट कर लीजिए। शेल बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है, अट्रैक्शन घट रहा है, मतलब साइज क्या हो रही है, मतलब लेफ्ट राइट क्या होता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम क्या होता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है।
अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। हम किस बात करेंगे? हम बात करेंगे एक्सेप्शन की। तो देखिए बच्चों, पहला एक्सेप्शन मिलता है हमें पीरियड में, अलॉन्ग द पीरियड में। देखिए बच्चों, पीरियड में इधर क्या आएगा? एच आएगा और इधर क्या आएगा? हीलियम आएगा। और कायदे से देखा जाए बच्चों, तो जो हम पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो मतलब होना क्या चाहिए था कि एच की साइज हीलियम से बड़ी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। लेकिन होता क्या बच्चों? होता नहीं है। हीलियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो एच से क्या होती है? बड़ी होती है। तो नोट कर लीजिए क्या होती है। तो देखिए बच्चों, होना क्या है कि हीलियम राइट पड़ता है, एच लेफ्ट पड़ता है। होना क्या चाहिए? ऐसे कि हाइड्रोजन की जो साइज है वो हीलियम से बड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि हीलियम की साइज हाइड्रोजन से बड़ी होती है। उसका रीजन होता है बच्चों, उसका रीजन है कि हीलियम हैज वान लेवल ऑफ रेडियस। अभी मैंने बताया था कि नोबल गैसेस क्या होते हैं? वान लेवल रेडियस रखते हैं। और हीलियम भी क्या है? तरह का नोबल गैस है। तो हीलियम भी क्या है? आपका इनर्ट गैस है। और जितने भी इनर्ट गैस है, नोबल गैसेस हैं, वो अपने पास वान लेवल रेडियस रखते हैं। तो एच के पास क्या होता है? वान लेवल रेडियस। और एच के पास क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि जो वान लेवल रेडियस होता है वो कोवेलेंट रेडियस से क्या होता है? अधिक होता है। तो एच क्या रखता है? वान लेवल रेडियस, क्योंकि एच क्या है? नोबल गैस। और एच क्या है? कोवेलेंट रेडियस। और अभी आपको बताना है कि वान लेवल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। तो पहला एक्सेप्शन ये है। अगला एक्सेप्शन इसी से मिलता जुलता है। अगला एक्सेप्शन बच्चों क्या है? अगला एक्सेप्शन बच्चों ये है कि नियॉन का जो रेडियस होता है वो Li से बड़ा होता है। अगेन वही सेम रीजन है कि नियॉन क्या है? नियॉन आप एक तरह का नोबल गैस है। और नोबल गैस वान लेवल रेडियस रखता है। वहीं पे लिथियम क्या रखता है? लिथियम रखेगा कोवेलेंट रेडियस। तो नियॉन क्या रखता है? नियॉन रखता है आपका कोवेलेंट, नियॉन रखता है आपका वान लेवल रेडियस, क्योंकि नियॉन क्या है? एक नोबल गैस है। और लिथियम चूंकि एक एलिमेंट है, लिथियम रखता है कोवेलेंट रेडियस। तो इस हिसाब से देखा जाए तो होना तो चाहिए लिथियम का साइज बड़ा, लेकिन होता कौन है? नियॉन का साइज बड़ा। क्यों होता है? लिथियम। वही सेम रीजन है। तो ये आपका पीरियड 1 का एक्सेप्शन हो गया। ये पीरियड 2 का एक्सेप्शन हो गया। पीरियड 3 में भी चाहिए तो ये ऑर्गन और सोडियम वाला आ जाएगा। ये किसका था बच्चों? ये था आपका पीरियड 1 का एक्सेप्शन। ये आपका पीरियड 2 का एक्सेप्शन। और ये आपका पीरियड 3 का एक्सेप्शन। ऑर्गन का साइज सोडियम से बड़ा होता है। होना क्या चाहिए था कि सोडियम का साइज ऑर्गन से बड़ा होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है? ऑर्गन का साइज सोडियम से बड़ा होता है। अगेन वही रीजन है कि आर्गन एक नोबल गैस है, वो अपने पास वान लेवल रेडियस रखेगा। सोडियम एक कोवेलेंट रेडियस रखेगा। और वान लेवल रेडियस की जो साइज होती है वो कोवेलेंट रेडियस से क्या होती है? अधिक होती है। तो यहाँ पर भी वही कहानी चलेगी। चलिए बच्चों, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है कि सबसे पहली चीज़ हमने एक्सेप्शन पढ़ा कि याद रखिए जब कभी भी पीरियड, ग्रुप और अगर आपको एलिमेंट्स, ब्लॉक के एलिमेंट्स निकालने हो, जब कभी भी आपको पीरियड निकालना हो या फिर ग्रुप निकालना हो या फिर ब्लॉक निकालना हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा वो कन्फ्यूजन लिखेंगे जो किसी एलिमेंट की नॉर्मल कन्फ्यूजन होनी चाहिए। आप कभी भी एक्सेप्शन वाले कन्फ्यूजन नहीं लिखेंगे। जैसे कि सोडियम, जैसे कि आपका क्रोमियम हो गया, या फिर आपका क्या हो गया? आपका हो गया, आपका क्रोमियम हो गया, फिर आपका कॉपर हो गया। तो जब याद रखिए जब कभी मैंने पीरियड या ग्रुप निकालना हो तो हमेशा वो कन्फ्यूजन लिखेंगे जो उसका नॉर्मल कन्फ्यूजन होना चाहिए था। हम कभी भी एक्सेप्शन वाला कन्फ्यूजन नहीं लिखेंगे। सेकंड चीज हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस। तो हमने ये सब पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल तो होता नहीं जिसकी आप जगह खोज लीजिए। तो हमेशा जो एटॉमिक रेडियस होता है हमेशा हम कैसे निकालते हैं? एटॉमिक रेडियस को हम दो आधार पर निकालते हैं, बॉन्डेड स्टेट और इंटरेक्शन स्टेट। और फिर 4 पार्ट्स में वो बढ़ते हैं, आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक और आपका वॉन डेर वाल। और आपने देखा कि कोवैलेंट रेडियस हमने कैसे निकालते हैं, फिर वॉन डेर वाल कैसे निकालते हैं और फिर मेटालिक कैसे निकालते हैं। आयनिक की बात अभी थोड़ी देर बात करेंगे। और हमने एक चीज़ और देखा बच्चों, हमने देखा कि वॉन डेर वाल रेडियस जो है हमेशा मेटालिक रेडियस से बड़ा होगा और हमेशा जो मेटालिक रेडियस है वो कोवैलेंट रेडियस से बड़ा होगा। मतलब इन तीनों में वॉन डेर वाल सबसे बड़ा, मेटालिक उससे छोटा और कोवैलेंट सबसे छोटा। फिर हमने देखा बच्चों कि रेडियस का ट्रेंड क्या होता है। तो रेडियस का ट्रेंड दो तरीके से हम पढ़ते हैं, एक अलॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट और एक अलॉन्ग द ग्रुप टॉप टू बॉटम। अलॉन्ग द पीरियड जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो हमने देखा कि नंबर ऑफ शेल्स तो बराबर तो एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं।
अब नंबर ऑफ प्रोटॉन से बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, श्रिंक करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कि लेफ्ट राइट जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है और साइज सिंक रहती है। फिर हमने टॉप टू बॉटम देखा कि टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और ये तो बात क्लियर है कि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। जब टॉप टू बॉटम यानी कि डाउन द ग्रुप हमने आया तो हमने देखा कि चूंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, वो बढ़ेगा। फिर हमने एक्सेप्शन देखा, एक्सेप्शन ज़्यादातर हमें नोबल गैसेस की देखने को मिले। तो अलॉन्ग द पीरियड हमने देखा कि जैसे कि हीलियम की साइज हाइड्रोजन से बड़ी है, होनी छोटी चाहिए थी लेकिन बड़ी है, क्योंकि हीलियम क्या है, नोबल गैस है और वो अपने अंदर वांडरवाल रेडियस रखता है, तो मतलब उसकी साइज कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होगी। वही बात हमने देखा, नियॉन की साइज लिथियम से बड़ी थी, क्यों, क्योंकि नियॉन नोबल गैस है और वो वांडरवाल रेडियस रखता है। उसी तरह हमने देखा कि आर्गन की साइज सोडियम से बड़ी है, क्यों, क्योंकि आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है, और लिथियम क्या है, एक आपका कोवेलेंट आपका क्या है, रेडियस है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये सारी चीजें पढ़ी। आज हमने केवल पढ़ा है एस और पी ब्लॉक का, कल हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक के बारे में। तब तक घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।